नमस्कार मित्रों, यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कराने के क्रम में हमारी ये कक्षाएं शुरू हुई हैं, जिसमें हम लोग पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ लेके चलेंगे। हमारा पहला विषय है जीव विज्ञान, जिसमें हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। उसमें हमने बात करी थी जीवन की उत्पत्ति और जीव विज्ञान के बारे में, कुछ उसके फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में देखा था हमने, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के क्रम में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को आर्ट्स नमो एजुकेशन को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारा कोई भी लेक्चर, कोई भी क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें। साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक को अपने शिक्षकों के साथ, अपने छात्रों के साथ, अपने मित्रगणों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक डिसलाइक करें और कमेंट्स करें, बताएं कि हम लोगों को और आगे क्या क्या करना है, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। चलिए चलते हैं आगे अपनी तैयारी के क्रम में। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। तैयारी के क्रम में हमारा अगला टॉपिक है जीवधारियों के गुण। किसी जीवधारी का यदि हम कोई रासायनिक विश्लेषण करते हैं तो उसमें से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि तत्व प्राप्त होंगे। तो क्या मित्रों केवल इन तत्वों के प्राप्त होने से ही हमारा सजीव होने की गारंटी है? क्या कोई पदार्थ, कोई तत्व सजीव कहलाएगा? नहीं मित्रों, इन तत्वों के मिश्रण से ही कोई जीवधारी नहीं बन जाता है। वास्तव में सभी जीवों में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जो निर्जीवों में नहीं पाए जाते, जैसे वृद्धि, प्रचलन, श्वसन, पोषण आदि। जिन जीवों में ये गुण पाए जाते हैं उनको हम सजीव कहते हैं। इन जैविक क्रियाओं के आधार पर ही जीवों को निर्जीवों से अलग करवाना संभव हो पाता है। आप जानते हैं वो गुण, वो लक्षण क्या क्या हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं? तो सजीवों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जैसे कि कोशिकीय संरचना। किसी भी जीव में जो सजीव होगा उसमें कोशिकाएं पाई जाएंगी और ये कोशिकाएं ही शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं। जानेंगे कैसे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। प्रत्येक कोशिका में एक जैव द्रव्य पाया जाता है जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। अच्छा, ये एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, लसलसा, जलयुक्त पदार्थ होता है। इसकी संरचना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अकार्बनिक लवणों से होती है। तीसरा पॉइंट है आकृति और आकार। सजीवों में अलग अलग विशिष्ट आकृति होती है, अलग अलग आकार होता है जो उनके पहचान होती है। यही जीवधारियों का विविधता का शाश्वत गुण है। फोर्थ पॉइंट है हमारा उपापचय, मेटाबॉलिज्म। सजीवों की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसे उपापचय कहते हैं। यह क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक को अपचय कहते हैं, दूसरी को उपचय कहते हैं। जो अपचय प्रकार की क्रिया होती है वो एक विनाशात्मक प्रकार की क्रिया होती है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, और दूसरी होती है हमारी उपचय। उपचय प्रकार की क्रिया रचनात्मक होती है, जैसे पोषण। ये श्वसन, उत्सर्जन और पोषण क्या होता है इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में इतना ही जान लीजिए। उपापचय की क्रिया के कारण ही सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योगशाला कहा जाता है। 5वां पॉइंट है श्वसन। जीवधारियों का एक सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है श्वसन। आइए बात करते हैं। श्वसन क्रिया में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं।
श्वसन के दौरान ही वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का विघटन होता है और ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊर्जा निकलती है हमारी एटीपी के रूप में। ये एटीपी क्या होता है इसके बारे में आगे जानेंगे, अभी इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए। वो होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें संपूर्ण जैविक क्रियाएं चलती हैं। 6 पॉइंट है प्रजनन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक जीव प्रजनन क्रिया के माध्यम से अपने ही जैसे दिखने वाले जीव उत्पन्न करता है। इस क्रिया के द्वारा ही वो अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। 7वां पॉइंट है पोषण। प्रत्येक जीव अपनी क्रियाकलाप को चलाने के लिए जो ऊर्जा ग्रहण करता है वो पोषण से ही ग्रहण करता है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाते हैं, जबकि जंतु जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो पौधों पर आश्रित होते हैं। निर्जीव वस्तुओं में इस प्रकार से भोजन बनाने का गुण तो होता ही नहीं। अनुकूलन। जीवों में एक क्षमता होती है कि वे जीवन संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए अपने आकार, प्रकार, संरचना और कार्य करने के ढंग में परिवर्तन करते रहते हैं, जो निर्जीवों में नहीं पाया जाता। संवेदनशीलता 9वां पॉइंट है। जीव बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। वे वातावरण में होने वाले परिवर्तन को सेंस करते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं और उसके अनुसार अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन भी करते हैं, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करना हो या अपना शारीरिक परिवर्तन ही क्यों ना हो। 10वां पॉइंट है उत्सर्जन। सभी जीवधारियों द्वारा शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक अम्ल, इनको बाहर निकाला जाता है। सजीवों के द्वारा यह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। 11वां पॉइंट है जीवन चक्र। जीवन चक्र। सभी जीवधारी एक छोटे से भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, पोषण द्वारा बड़े होते हैं, वृद्धि करते हैं और संतानोत्पत्ति के बाद नष्ट हो जाते हैं। परंतु किसी भी सजीव का जीवन चक्र इसके अलावा कुछ लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। इसी बारे में बात करते हैं। जैसे कछुआ का जीवन देखते हैं हम, तो इसकी जीवन अवधि 200 से 300 वर्ष होती है। पीपल वृक्ष की 200 वर्ष लगभग होती है। साइकस पौधे की 500 से 1000 वर्ष तक जीवित रहता है और सिकोया वृक्ष का जीवन काल होता है 800 से 1500 वर्ष तक का। तो यह तो रही बात हमारी जीवधारियों के गुण की, जो जीवधारियों में पाए जाते हैं, निर्जीवों से इनको सजीवों को अलग करते हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे अगर परीक्षाओं में पूछता है कि सजीव और निर्जीव में क्या डिफरेंस होता है, तो यही 11 के 11 पॉइंट्स में से आप अगर आधे भी बता देंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली पास हो जाएगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों का वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण वैज्ञानिक जॉनरे ने दिया, लेकिन जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण सर्वप्रमुख वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस द्वारा प्रदान किया गया है। कैरोलस लीनियस हमारी 18वीं शताब्दी के एक वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने आधुनिक वर्गीकरण के लिए एक नींव तैयार की। कैरोलस लीनियस ने कई पुस्तकों की रचना की, जैसे जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासिस प्लांटेरम और फिलोसफिया बॉटेनिका। इन पुस्तकों में इन्होंने जीवधारियों के बारे में विस्तृत रूप से वर्गीकरण करके बताया है। इन्हीं की एक पुस्तक है सिस्टम ऑफ नेचर या सिस्टेमा नेचुरी। इसमें इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में विभाजित किया है, जो कहलाते हैं पादप जगत और जंतु जगत। यहीं से जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है। इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। आगे चलकर परंपरागत 2 जगत प्रणाली को और वर्गीकरण हुआ वैज्ञानिक विटेकर के द्वारा सन 1969 में। इन्होंने
संपूर्ण जगत प्रणाली को 5 जगत प्रणाली में विभाजित किया, जो होते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। इन 5 जगतों में आज की आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली को जाना जाता है। पहले की बात करते हैं, जो है मोनेरा। इस जगत से संबंधित जीवों में केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इनमें आनुवंशिक पदार्थ तो होता है, किंतु इनकी कोशा द्रव्य से पृथक रखने हेतु केंद्रक नहीं होता है, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल इत्यादि। दूसरा है प्रोटिस्टा। इस जगत में एक कोशिकीय जीव आते हैं। इनमें विकसित केंद्रक वाली यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इत्यादि। तीसरा जगत कहलाता है प्लांटी या पादप जगत। यह बहुकोशिकीय पौधे होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इनकी कोशिकाओं में रिक्तिका पाई जाती हैं, जैसे सभी प्रकार की वनस्पतियां। चौथा जगत है कवक। यह यूकैरियोटिक होते हैं, किंतु इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, अर्थात इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। पांचवा जगत है एनिमेलिया यानी जंतु जगत। इस जगत में बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु आते हैं। तो ये तो हो गई हमारी 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की बात। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है आधुनिक जीव विज्ञान। मित्रों, आपको याद होगा हमने फर्स्ट क्लास में अपने एक सिद्धांत के बारे में बात करी थी, भौतिकवाद या पदार्थवाद, जो AI ओपेरिन जी द्वारा दिया गया था, जिसको जीवन का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार आधुनिक जीव विज्ञान में भी कुछ सिद्धांतों को मान्यता दी गई है, जो सभी जीवों पर समान रूप से लागू होते हैं। उसी में से पहला सिद्धांत है जीवात एवं जीवोत्पत्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक मानते हैं कि जीव पदार्थ की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों के संगठन में क्रमिक विकास से हुई है। ऐसे रासायनिक उत्विकास के लिए आवश्यक वातावरणीय दशाएं पृथ्वी पर अरबों साल पहले तो थी, परंतु आज नहीं है। वर्तमान दशाओं में पृथ्वी पर नई जीवों की उत्पत्ति केवल पहले से ही विद्यमान जीवों के द्वारा हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, वर्तमान वायरसों को हम चाहे सूक्ष्मतम जीव माने या ना माने, लेकिन इनकी उत्पत्ति भी पहले से ही विद्यमान वायरसों से ही हो सकती है। अगला सिद्धांत है हमारा कोशिका मत। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक श्लाइडेन और श्वान ने दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि सभी जीवों का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं और इन कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित पदार्थों से बना होता है। नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं, उनमें विभाजन होता है, फिर नई नई कोशिकाओं की संरचना होती जाती है। समस्त कोशिकाओं की भौतिक संरचना, रासायनिक संगठन और उपापचय में एक मूल समानता पाई जाती है, तथा किसी भी बहुकोशिकीय जीव का जीवन इसके शरीर में समस्त कोशिकाओं की क्रियाओं का योग होता है। अगला सिद्धांत है हमारा संगठन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवधारियों के जीवन से संबंधित सारी क्रियाएं रासायनिक और भौतिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, यानी जैविक क्रियाएं जीव पदार्थ के घटकों पर नहीं, बल्कि इसकी भौतिक और रासायनिक संगठन पर निर्भर करती हैं। वर्तमान में इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम इस संगठन का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो आज हम परखनली में किसी जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है जैव विकास मत। इसके अनुसार प्रकृति में किसी भी नवीन जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि इन सब की उत्पत्ति किसी न किसी समय अपने सरल पूर्वजों की रचना के फलस्वरूप ही हुई है। इनमें किंचित परिवर्तनों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचय के फलस्वरूप ही जीवों का विकास हुआ है। अगला सिद्धांत है जीन मत।
जिसमें हम जानेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के लक्षण संतानों में कैसे जाते हैं। इसके बारे में महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन व ऑगस्ट वीजमान ने विस्तार से बताया है। वर्तमान में हम यह जान गए हैं कि जनन द्रव्य कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों के डीएनए अणुओं के रूप में होता है और इन अणुओं के सूक्ष्मतम खंड जिन्हें जीन्स कहा जाता है आनुवंशिक लक्षणों को जनकों में ले जाते हैं। फिर जनकों से संतानों को ये लक्षण प्राप्त होते हैं। इन जीन्स में ही सूक्ष्मतम परिवर्तन से समान पूर्वजों से नई नई जीव जातियों का विकास होता चला जाता है। अगला सिद्धांत है एंजाइम मत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की कोशिका में प्रतिपल हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन सामूहिक रूप से कोशिका का उपापचय कहा जाता है। प्रत्येक अभिक्रिया एक विशेष कार्बनिक उत्प्रेरक जिसे एंजाइम कहते हैं उसकी मध्यस्थता के कारण पूरी हो पाती है। यही एंजाइम मत है। अगला सिद्धांत है जैव रासायनिक आनुवंशिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टेटम ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जीव की प्रत्येक संरचनात्मक और क्रियात्मक लक्षण पर जीन्स का नियंत्रण होता है। क्योंकि प्रत्येक उपापचयी क्रिया एक एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है और प्रत्येक एंजाइम का संश्लेषण स्टोरेज एक जीन विशेष के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक जैव रासायनिक क्रिया पर जीन्स का नियंत्रण रहता है। यही जैव रासायनिक आनुवंशिकी सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है विभेदक जीन क्रियाशीलता सिद्धांत। यह सिद्धांत जैव रासायनिक आनुवंशिकी सिद्धांत की आलोचना करता है और उसमें रह गई कुछ कमियों को पूरा करके आगे और विस्तार से बताता है। जैसा कि वैज्ञानिक बीडल और टेटम के अनुसार एक शरीर की सारी कोशिकाएं रचनाएं और क्रिया में तो समान होनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी भी बहुकोशिकीय जीव की शरीर की समस्त कोशिकाएं युग्मज, जिसे हम इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, एक ही कोशिका से प्रारंभ होकर बारंबार के समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप बनती हैं। इन सब में जीन समूह तो बिल्कुल समान होता है, किंतु हमारे शरीर के भाग जैसे आंख, नाक, यकृत, वृक्क, हड्डी, त्वचा, कान इत्यादि शरीर के विविध अंग और प्रत्येक अंग के विविध भाग रचना और कार्यकी में बहुत ही असमान कोशिकाओं के बने होते हैं। एक ही जीव के शरीर की सारी कोशिकाओं में समान जीव समूह होता है, फिर भी इनके बीच परस्पर इतने विभेदीकरण का कारण क्या है? वो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जीन समूह के कुछ ही अंश सक्रिय हो पाते हैं और शेष अंशों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। यानी कि किसी एक अंग में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा कुछ जीन्स विशेष ही क्रियाशील रहते हैं। उन जीन्स के द्वारा ही उन कोशिकाओं को नियंत्रित किया जाता है, उनकी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार हमारे हाथ की कोशिकाएं अलग प्रकार से कार्य करती हैं, नाक की अलग प्रकार से कोशिकाएं काम करती हैं, लेकिन नियंत्रण उस जीन समूह का ही होता है जो उस पार्टिकुलर भाग में, उस पार्टिकुलर अंग में क्रियाशील है। समस्थैतिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत की खोज वैज्ञानिक क्लॉडी बर्नार्ड ने सन 1865 में की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी के लिए, सफल जीवन के लिए, जीवों में अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होकर इन्हीं के अनुसार अपने शरीर के कार्य करने के ढंग को, उपापचय को आवश्यक परिवर्तन करके शरीर और बाह्य वातावरण, अंतः वातावरण की अखंडता बनाए रखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। इसी क्षमता के कारण जीवधारी अलग अलग कालखंड में अपने आप में शरीर में परिवर्तन लाते हुए, अपनी उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन लाते हुए वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालता रहता है और जीवन का विकास करता रहता है। ये विकास मित्रों छोटे समय में नहीं होता, ये विकास सैकड़ों वर्षों, हजारों सालों में होता है, जो सहज रूप से नहीं देख सकता। किंतु शरीर की कोशिकाएं, जीन्स
अपने आप का विकास करते रहते हैं, रासायनिक उद्विकास करते रहते हैं, जिसके द्वारा जीवन निरंतर आगे विकसित होता चला जाता है। यही समस्थैतिकता का सिद्धांत है। इस समस्थैतिकता सिद्धांत को वॉल्टर बी कैनन ने एक्सप्लेन किया है, जिसे समस्थापन या होम्योस्टैटिस भी कहते हैं। चलिए आज के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होती है? उत्तर होगा एटीपी के रूप में। वह जीव जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है वह हैं यूग्लिना और क्लैमिडोमोनास। मित्रों, ये यूग्लिना वही जीव है जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले जीवधारियों के वर्गीकरण में किया था, जो प्रोटिस्टा जीव होते हैं, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ कोशा द्रव्य से अलग एक विकसित केंद्रक में उपस्थित रहता है। ये वही प्रोटिस्टा जीव हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना। इन प्रोटिस्टा जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। मित्रों, एक जगत और है जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है लेकिन उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। वह क्या है? मित्रों, वो कवक हैं। कवकों में, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यूकैरियोटिक कोशिका तो होती है लेकिन उसमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसमें कवकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती। चलते हैं आगे। तो मित्रों, आते हैं आज की वोकेबलरी सेक्शन पर, जिसमें हम लोग कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे जिनका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद हम जानेंगे, ताकि आने वाले समय में आपको, जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उनको अंग्रेजी शब्दों को समझने में दिक्कत ना हो, और जो विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में तैयारी करते हुए हमारी हिंदी कक्षाओं को अटेंड कर रहे हैं, उनको अंग्रेजी शब्दों के साथ साथ हिंदी शब्दों का भी ज्ञान होता रहे। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। कोशिकीय संरचना को कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जीव द्रव्य कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। उपापचय कहलाता है मेटाबॉलिज्म। अपचय कहलाता है कैटाबॉलिज्म। उपचय को कहते हैं एनाबॉलिज्म। श्वसन कहलाता है रेस्पिरेशन। प्रजनन कहलाता है रिप्रोडक्शन। पोषण, न्यूट्रिशन, अनुकूलन, अडेप्टेशन, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। उत्सर्जन कहलाता है मित्रों एक्सक्रेशन। जगत को कहते हैं किंगडम। वर्गीकी टैक्सोनॉमी। एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर। रिक्तिका वैक्यूओल। पर्णहरित क्लोरोफिल। जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत कहलाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस। कोशिका मत सेल थ्योरी। संगठन का सिद्धांत कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैव विकास मत थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जीन मत जीन थ्योरी। एंजाइम मत एंजाइम थ्योरी। जैव रासायनिक आनुवंशिकी बायोकेमिकल जेनेटिक्स। विभेदक जीन क्रियाशीलता कहलाती है वेरिएबल जीन एक्टिविटी। समस्थैतिकता कहलाते हैं होमियोस्टेसिस। जनन द्रव्य कहलाता है जर्म प्लाज्म। गुणसूत्र क्रोमोसोम। युग्मनज जाइगोट। तो मित्रों, यह तो बात रही आज की कक्षाओं की। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने मित्रों शिक्षकों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगली क्लास में बात करेंगे हम लोग मित्रों विषाणु वायरस के बारे में। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप अगली क्लास का बेसब्री से इंतजार करेंगे और अगली क्लास को भी आप इतने ही उत्साह के साथ देखेंगे जैसे आपने अपने हमारी पिछली क्लासेस को अटेंड किया है। फिर एक बार मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद। एंजॉय करिए।